सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज नाम से एक बैच स्टार्ट किया, जिसकी क्लासेस दोस्तों 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख ले। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था। क्या जाना था दोस्तों? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था। उसी को आज हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या देख लेते हैं दोस्तों, कल हमने क्या जाना था? सबसे पहले हमने जाना था ये कितनी पुरानी सभ्यता है, तो आप बताएंगे लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता है। कितनी पुरानी सभ्यता है दोस्तों? लगभग 4500 साल पुरानी ये सभ्यता है, क्योंकि इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट एज मानी गई है, यानी सबसे वैलिड जो डेट मानी गई है, वो है 2400 से 1750। कितनी मानी गई है दोस्तों? 2400 से 1750 बीसी के मध्य। और इसको आप जब 2000 में जोड़ेंगे तो लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही जो डेट है ये वैलिड मानी गई है। बाकी डेट तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे वैलिड डेट यही मानी गई है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमने जाना था ये एक नगरीय सभ्यता है। ये एक नगरीय सभ्यता है, अर्थात ये नगरीय कैसी है दोस्तों? नगर अर्थात होता है जहाँ पे बाजार होता है। क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे बाजार होता है, जहाँ पे सामानों का क्रय विक्रय होता है, वो होती है नगरीय सभ्यता। ये हमने कल जाना था। ठीक है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक क्या होती है? प्राग ऐतिहासिक अर्थात बहुत पुरानी सभ्यता है, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एक हमने प्राग ऐतिहासिक जाना था, एक प्राग ऐतिहासिक जाना था, आधे ऐतिहासिक जाना था, और क्या जाना था दोस्तों? और जाना था ऐतिहासिक। तो ये प्राग ऐतिहासिक नहीं होगी, ये आधे ऐतिहासिक होगी। कैसी होगी दोस्तों? आधे ऐतिहासिक जो होगी ना, ये वो सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, और एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य अर्थात यहाँ पे जो है तांबे का प्रयोग किया जाता था। तो ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये तीनों वर्ड याद रखेंगे। यह कैसी सभ्यता है? यह एक नगरीय सभ्यता है, आधे ऐतिहासिक सभ्यता है, और कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या जाना था? यहाँ के जो निवासी थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो निवासी थे वो कहाँ के लोग थे? तो एक हमने जाना था ये द्रविड़ लोग थे, अर्थात द्रविड़ जो भारत के दक्षिण में रहते हैं उन लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उन लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। ठीक है दोस्तों, और थे भूमध्य सागरीय लोग, अर्थात जो भूमध्य सागर है वहां से जो लोग आए थे वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। तो कौन लोग रहते थे? एक तो द्रविड़ यानी दक्षिण लोग जो भारत में दक्षिण में रहते हैं वो लोग रहते थे, और एक भूमध्य सागर से जो लोग आए थे वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। ठीक है दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। वो आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना है इनकी जो डेट है, सिंधु घाटी सभ्यता की एज कितनी है? वो है 4500 साल पुरानी। लगभग कितनी पुरानी है? लगभग 4500 साल पुरानी ये सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो सन मानी गई है वो सबसे वैलिड सन मानी गई है 2400 से 1750 बीसी। क्या मानी गई है दोस्तों? 2400 से 1750 बीसी के मध्य ये विकसित सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछेगा ये कैसी सभ्यता है, तो आप बताएंगे यह एक नगरीय सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है दोस्तों? एक नगरीय सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, और कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछेगा यहाँ पे कौन से लोग रहते थे, अर्थात कहाँ के आए हुए लोग यहाँ पे रहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो द्रविड़ से आए थे। कहाँ से आए थे? द्रविड़ से, अर्थात जो भारत के दक्षिण में वहां से जो लोग आए थे वो यहाँ पर रहते थे, और एक भूमध्य सागर से जो लोग आए थे वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहले कल पढ़ा था उसी का हम आज रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आज की हमारी क्लास जो है अब स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों इसका नामांकन और खोजकर्ता कौन कौन है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। क्या इसका नाम पहले से ही सिंधु घाटी सभ्यता था? तो ऐसा तो नहीं था दोस्तों, क्योंकि इसका नाम किसी ने तो दिया होगा, इसको किसी ने तो खोजा होगा, तो हम वो ही जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको खोजा किसने और इसका नाम कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। कौन दोस्तों? राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने सन 1921 में, क्या दोस्तों? जिन्होंने सन 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी। क्या की थी दोस्तों? सबसे पहले किसने खोज की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की थी। तो इसका नाम क्या हो गया? सबसे पहले शहर कौन सा खोजा गया?
हड़प्पा शहर खोजा गया, तो इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ये कैसी सभ्यता होगी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता होगी, अर्थात इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ये जो जितनी भी सभ्यता हम खोजेंगे, जितने भी शहर खोजेंगे, ये सब हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाएंगे। ये इसका नाम रख दिया क्योंकि सबसे पहले सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद क्या क्या रखना है कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हड़प्पा शहर है। कौन सा शहर है दोस्तों? हड़प्पा शहर। और किसने खोज की थी इसकी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तब से इसका नाम क्या रख दिया गया? तब इसका नाम रख दिया गया कि ये जितनी भी सभ्यता है ये सब हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राखल दास बैनर्जी ने सन 1922 में, क्या दोस्तों? राखल दास बैनर्जी जी ने सन 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो की खोज की। क्या की दोस्तों? सन 1922 में राखल दास बैनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की। तो आप याद रखेंगे कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो नामक शहर की खोज की। तो इसका नाम क्या हुआ दोस्तों? इस तरह लोगों ने जाना। जो बाकी जो शहर भी थे वो भी किसके किनारे? तो ये दोस्तों मान लीजिए ये क्या जा रही है? ये सिंधु नदी जा रही है। क्या जा रही है? ये सिंधु नदी जा रही है। तो राखल दास बैनर्जी ने जब 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की तो उन्होंने और भी शहर देखे। तो उन्होंने क्या किया, ये एक हड़प्पा सभ्यता नहीं है, ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये क्या, ये सिंधु नदी के किनारे जो बसी हुई है वो है। क्या दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता है। क्या है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम फिर क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा? आपको समझ में आया होगा क्योंकि दोस्तों सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर की खोज की, तो उसका नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्या रख दिया गया दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। लेकिन जब सन 1922 में राखलदास बैनर्जी द्वारा सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो शहर की खोज की गई और बाकी शहरों की भी खोज की गई, तो राखलदास बैनर्जी द्वारा कहा गया कि ये जो सभ्यता है ये सिर्फ हड़प्पा सभ्यता नहीं है, एक शहर नहीं है, अर्थात ये सिंधु नदी के किनारे बसे हुए जितने भी लगभग बहुत सारे शहर जो थे वो कहते सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। क्या थे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता नहीं होना चाहिए, इस सभ्यता का नाम होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होना चाहिए दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका नाम हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा? बिल्कुल आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के समय मिस्र में दोस्तों क्या इराक और जो ईरान वाला क्षेत्र है वहां पर मिस्र में एक सभ्यता थी। कौन सी थी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी थी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता कैसी थी दोस्तों? एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? एक नगरीय सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ये भी एक नगरीय सभ्यता थी। अर्थात मैंने आपको बताया नगर माने क्या होता है दोस्तों? नगर माने होता है जहाँ पे बाजार होते हैं, जहाँ पे क्रय विक्रय होता है, जहाँ पे क्या होता है दोस्तों? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच क्या होता था दोस्तों? व्यापार होता था। क्या होता था दोस्तों? व्यापार होता था। और व्यापार होता था तो क्या होगा दोस्तों? व्यापार होगा तो वहां की मुद्राएं यहाँ पे आएंगी, यहाँ की मुद्राएं वहां पे जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता थे कुछ मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मोहरें हैं वो भी प्राप्त हुई हैं। आप ये भी याद रखेंगे। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में, अर्थात जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता को वो कहा गया है मेलू। क्या कहा गया है दोस्तों? मेलुआ शब्द से परिचित कराया गया है। क्या कराया गया दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा गया मेलुआ। क्या रखा गया दोस्तों? मेलुआ। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कौन सी सभ्यता विकसित थी, तो आप बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी। कौन सी थी दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी, जो कहाँ पे थी? इराक ईरान वाले क्षेत्र में थी। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपको समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन, ये कितनी बड़ी थी, कहाँ से लेकर कहाँ तक जो सिंधु घाटी सभ्यता है कितनी बड़ी थी, ये इसको जान लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटी सभ्यता तो थी नहीं, बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक थी ये जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सिंधु घाटी के उत्तर के बारे में जान लेते हैं। सिंधु घाटी का जो उत्तर छोर है वो क्या है? उत्तर छोर है मांडा। क्या है दोस्तों? मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे।
क्या दोस्तों, मांदा नामक एक शहर है जो जम्मू कश्मीर में खोजा गया है, चिनाब नदी के किनारे। तो ये क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। क्या है दोस्तों, सबसे उत्तरी भाग है। क्या है दोस्तों, सबसे उत्तरी भाग है मांदा शहर। क्या है दोस्तों, मांदा शहर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो आपको एग्जाम में देगा मांदा है, मोहनजोदड़ो है, या जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन देगा। तो आपको बताना है मांदा शहर जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है। क्या है दोस्तों, सबसे उत्तरी छोर है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर है कि उत्तरी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, मांदा शहर है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पश्चिमी शहर जान लेते हैं। पश्चिमी कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी है सुतकांगेडोर। कौन सा है दोस्तों, सुतकांगेडोर। ये कहां पर है दोस्तों, ये है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में कहां पर है दोस्तों, अर्थात पाकिस्तान में। ये कहां है दोस्तों, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, दास्क नदी के किनारे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनसे नदियां भी पूछी जाती हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ये भी आपसे पूछी जाती है। तो आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने जाना उत्तरी छोर कौन सा है, मांदा शहर है, जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हमने जाना पश्चिमी शहर, जो कौन सा है, सुतकांगेडोर है, यानी बलूचिस्तान में। कहां पर है दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है दोस्तों, दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको उत्तर और पश्चिमी याद हो गए, बिल्कुल हो गए। अब याद कर लेते हैं पूर्वी। कौन सा दोस्तों, पूर्वी छोर क्या है, तो पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। क्या है दोस्तों, आलमगीरपुर मेरठ में है। कहां पर दोस्तों, आलमगीरपुर जो शहर है एक मेरठ में, वहां पर है उत्तर प्रदेश में। कहां है दोस्तों, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा है दोस्तों, पूर्वी शहर आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम पूर्व ये तीनों शहर हमने पढ़ लिए। अब जान लेते हैं दक्षिणी शहर। सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का है। ठीक है दोस्तों, सो सबसे दक्षिणी शहर जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का दाइमाबाद। क्या है दोस्तों, दाइमाबाद, जो कहां पर है दोस्तों, अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहां पर है दोस्तों, अहमदनगर महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो आप बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, मांदा शहर है। कौन सा है दोस्तों, मांदा शहर है, जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी शोर कौन सा है, तो आप बताएंगे सुतकांगेडोर है। कौन सा है दोस्तों, सुतकांगेडोर है, जो कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों, दास्क नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर है आलमगीरपुर, जो कहां पर है, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। जो कहां पर है दोस्तों, मेरठ उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद दक्षिणी शोर कौन सा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का, तो दक्षिणी शोर है दाइमाबाद अहमदनगर किनारे। कहां पर दोस्तों, अहमदनगर किनारे महाराष्ट्र में, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है दोस्तों, दाइमाबाद शहर है जो अहमदनगर में महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको एक बात और समझ में आई होगी दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के जितने भी शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। क्या दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो कितने भी शहर हैं, यानी बहुत सारे शहर हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसा क्यों है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पहले पानी कम था दोस्तों। क्या था दोस्तों, पहले पानी कम था, तो लोग जो है वो शहर अपनी खेती वेती जो करते थे वो नदी के किनारे ही अपना शहर बसाते थे। क्योंकि दोस्तों पहले सिंचाई का तो कोई साधन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, नहरों के सामने बराबर में अपना घर बसा लेते, अपना शहर बसा लेते थे, तो उससे उनको पानी मिलता रहता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए लोगों की जो सभ्यता आप जानेंगे, वो जो प्राचीन सभ्यता है वो सारी नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब चले आगे। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मांडा, मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे, ये आपको पता होगा। ये देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, ये भी हम ये आगे जानेंगे। ये अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में। तो ये आपको याद होगा, ये रोपड़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बनावली, ये कुछ शहर है जो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन सा है, कालीबंगा है। ठीक है दोस्तों, ये आलमगीरपुर है। उसके बाद क्या, मोहनजोदड़ो है। उसके बाद क्या, ये चनूदड़ो है। उसके बाद क्या, ये सातकांगड़ोर है। उसके बाद क्या, लोथल है। क्या है दोस्तों, लोथल है। बस आपको इतने शहर याद करें। ये देखिए एक धौलावीरा है। क्या दोस्तों, ये धौलावीरा है, ये कहाँ है, ये भी गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये रंगपुर है, ये भी गुजरात में। ये सब आपको
याद करने, हम आगे चल के याद करेंगे। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में यानी हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है, ये आपको मैप याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब हम आगे पढ़ लेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। तो मैंने आपको बताया नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रमुख शहर थे, क्या दोस्तों सबसे प्रमुख और सबसे बड़े शहर थे, वो 6 शहर थे। कौन से थे दोस्तों? 6 शहर थे। तो उनके बारे में जान लेते। एक था दोस्तों मोहनजोदड़ो। कौन सा था दोस्तों? मोहनजोदड़ो, जो एक प्रमुख शहर था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था दोस्तों हड़प्पा शहर। क्या था दोस्तों? हड़प्पा शहर, ये भी एक प्रमुख शहर था। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था आगे जान लेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था गढ़वालीवाल। क्या था दोस्तों? गढ़वालीवाल। उसके बाद था धौलावीरा। क्या था? धौलावीरा। धौलावीरा क्या था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो पोर्ट होता है ना, जैसे अभी अपने जहाज के पोर्ट होते हैं, पानी के जहाज के, ऐसे क्या था, ऐसे एक पोर्ट था धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या था? उसके बाद राखीगढ़ी था, और क्या था? कालीबंगा। ये शहर प्रमुख थे, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता में 6 बड़े शहर थे। क्या थे दोस्तों? 6 बड़े शहर थे। कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, ये शहर प्रमुख थे, ये आपको याद रखने। ठीक है दोस्तों, इसकी लिपि कैसी थी ये जान लेते हैं। इसकी लिपि कैसी थी, जो मैंने आपको बताया आदि ऐतिहासिक लिपि थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है दोस्तों? आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता कैसी, अर्थात इसकी लिपि तो है, क्या दोस्तों? इसकी लिपि तो है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। कैसी है दोस्तों? इसकी लिपि तो है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। तो इसकी लिपि कैसी हो गई दोस्तों? भाव चित्रात्मक हो गई। कैसी हो गई दोस्तों? भाव चित्रात्मक हो गई। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, अर्थात ये जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? भाव चित्रात्मक लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? भाव चित्रात्मक। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, देखिए दोस्तों, ये साइन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं दोस्तों? ये साइन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये यू का साइन है, इसको हमको पता नहीं, हम खुद अपने लॉजिक से लगा रहे हैं कि ये यू का साइन है, तो हमको पता नहीं है ये क्या है। तो इनकी लिपि कैसी थी दोस्तों? इनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया। और आपसे एग्जाम में एक सवाल और पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख जो चिन्ह है वो क्या है। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो यू का किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों? सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो यू शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 2-3 यू दिख जाएंगे, अर्थात इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रयोग जो किया गया है वो यू का किया गया है। किसका किया गया? यू आकार का किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जो लिपि थी ये कैसी थी? दाएं से बाएं थी। कैसी थी दोस्तों? दाएं से बाएं थी। दाएं से बाएं अर्थात ऐसे करके लिखते थे। कैसे लिखते थे? ऐसे करके लिखते थे। जो मुसलमानों की वो होती है ना कुरान, उसको भी ऐसे पढ़ते हैं, दाएं से बाएं। कैसे पढ़ते हैं दोस्तों? दाएं से बाएं। तो इनकी लिपि कैसी थी दोस्तों? इनकी लिपि भी दाएं से बाएं थी। कैसी थी दोस्तों? दाएं से बाएं थी। और ये कैसी लिपि है ये मैंने आपको बताया, अपठनीय लिपि है, यानी आद्य ऐतिहासिक जो इसका वो है, आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, इन शहरों के आप नाम याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो आप बताएंगे भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये लिखी कैसी जाती थी, तो आप बताएंगे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये कैसी है सभ्यता है दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, और आपसे एग्जाम में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, तो आप बताएंगे यू आकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आया आपको क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर हैं। क्या है दोस्तों? मोहर हैं, जिसमें देखिए दोस्तों आपको पशुपतिनाथ जी दिख जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं? जिसको भोलेनाथ कहते हैं, अर्थात शिव जी कहते हैं। ये भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, ये हिरन आपको दिख जाएगा। ये देखिए, आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ मोहर हैं। ये देखिए, ये बैल है। क्या है दोस्तों? ये बैल है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंग वाला है। क्या दोस्तों? ये एक सिंग वाला जो वो होता है वो है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सब याद होंगे। ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, अर्थात उनकी जो मोहर है वो है। ठीक है दोस्तों, इनको आप देख लेंगे एक बार, आगे चल के हम जब पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, वो भी हम आगे चल के जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ये हाथी है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, जो मैंने आपको बताए थे, उनके बारे में जान लेते हैं। आप इसको दोस्तों एक बार मैप में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने मैप इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज कहाँ पर है। बाकी मैं अभी आपको लूसेंट में जो फोटो दिया हुआ है ना, लूसेंट में जो लिखा हुआ है, जैसे देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ लूसेंट में कैसा लिखा हुआ है दोस्तों। लूसेंट में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे याद करना है। ठीक है दोस्तों, ये मुझे याद है कि आपको ऐसे याद नहीं होंगे, पर आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ प्रमुख शहर बता देता हूँ,
वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे दोस्तों हम जान लेते हैं सबसे पहले हड़प्पा शहर। कौन सा दोस्तों? हड़प्पा शहर। इसके बारे में मैंने आपको बताया किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रावी नदी के किनारे स्थित है। आपसे इसके मतलब 2-3 जो शहर हैं उनके खोजकर्ताओं के बारे में भी पूछा जाता है, ज्यादा से नहीं पूछा जाता, बस 1-2 शहरों से पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ये भी हमने जान लिया किसने की? दयाराम साहनी ने की। किसने की दोस्तों? दयाराम साहनी ने की और सन 1921 में की थी। ठीक है दोस्तों, ये स्थित कहाँ पर है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता स्थित कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा शहर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी काफी इंपोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी हमने जाना, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? ये भी हमने जाना था, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। क्यों की थी दोस्तों? क्योंकि इसी के नाम पे क्या पड़ गया दोस्तों? इसी के नाम पे फिर इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पड़ गया दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। और कब की थी? सन 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शहर है कहाँ पर दोस्तों? मोहनजोदड़ो शहर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो एक लरकाना जिला है, क्या दोस्तों? लरकाना जो जिला है वहां पर है मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है? चनुदड़ो। उसके बाद क्या है? चनुदड़ो। जो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो थे पहले कहाँ पर थे? पहले अपने भारत में थे। पहले अपना भारत कितना था दोस्तों? आपने सम्राट अशोक के काल में देखा होगा, अखंड भारत देखा होगा ना, अखंड भारत। उसके मैप हम आगे चल के पढ़ाएंगे तो मैं आपको मैप दिखाऊंगा। उससे लेके जो बहुत बड़ा था अपना, कौन सा था दोस्तों? बहुत बड़ा देश था। तो सिंधु घाटी सभ्यता पहले भारत में थी। अब फिर भारत का विभाजन हो गया तो क्या हो गया? पाकिस्तान में ये सब शहर चले गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? चनुदड़ो। क्या है दोस्तों? चनुदड़ो। चनुदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। कहाँ पर है दोस्तों? ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है कालीबंगा। क्या है दोस्तों? कालीबंगा। ये 3 शहर आपको याद रखने। क्यों याद रखने? ये तीनों शहर कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। तो आपको ये तीनों शहर याद रखने। उसके बाद क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इन सब के आपको लेखक या उत्खनन करता है, अर्थात आपको इन सबके खोजकर्ताओं के बारे में याद नहीं रखना, बस आपको इन दोनों के बारे के खोजकर्ताओं के बारे में याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। बस आप इतना याद रखिएगा, बाकी ये हनुमानगढ़ ये सब नहीं पूछा जाता, आपसे पूछेगा कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है तो आप बताएंगे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है तो आप बताएंगे राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आपसे पूछेगा रंगपुर। क्या पूछेगा दोस्तों? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है दोस्तों? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इंपोर्टेंट है वो है रोपड़। क्या है दोस्तों? वो है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है दोस्तों? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है तो आप बताएंगे सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों? रोपड़। रोपड़ है पंजाब में। कहाँ पर है दोस्तों? रोपड़ है पंजाब में। ठीक है दोस्तों, तो आप नेक्स्ट दोस्तों लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं अभी आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा क्या क्या आपको याद करना है। लोथल कहाँ पर है दोस्तों? लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? लोथल है गुजरात में, जो मैंने आपको बताया था ना, इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का जो हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी जो क्षेत्र है, क्या है दोस्तों? पूर्वी जो शहर है वो कौन सा है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी मैंने आपको बताया था। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो हमने जाना था वो जाना था सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी शहर है। कौन सा दोस्तों? सबसे जो पश्चिमी शहर है वो क्या है? सूतकांगेडोर है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बनावली और धौलावीरा ये दोनों भी याद रखने। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है ये नहीं याद रखना, बस आपको ये याद रखना है बनावली है कहाँ पर? बनावली है हरियाणा में। कहाँ है दोस्तों? बनावली है हरियाणा में। और धौलावीरा कहाँ पर है दोस्तों? धौलावीरा है गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? धौलावीरा है गुजरात में।
ठीक है दोस्तों, अब आपको याद क्या क्या रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको हड़प्पा शहर याद रखना है, मोहनजोदड़ो याद रखना है, कहाँ पर है ये सब याद रखना है, किस नदी के किनारे स्थित है ये भी याद रखना है, चनहुदड़ो याद रखना है, कालीबंगा याद रखना है, रोपड़ याद रखना है, और लोथल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आलमगीरपुरी भी याद रखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सुदकांगे डोर भी याद रखना है, और धौलावीरा भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप बनावली भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना याद रख लीजिए, बाकी आपसे हड़प्पा सभ्यता से और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, मतलब हड़प्पा के जो शहर है उनसे और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। पर हड़प्पा सभ्यता अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, बहुत बढ़िया, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चले आगे। ठीक है, इस शहर की कुछ विशेषताएं दोस्तों, इस सभ्यता की कुछ विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं दोस्तों, ये नगरीय सभ्यता थी, ये तो आपको पता थी। तो इसके जो नगर हैं उनकी विशेषताएं जान लेते हैं। उनकी विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, ये ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थे। क्या थे दोस्तों, ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर थे। तो मैं आपको एक इमेज लगाना भूल गया हूँ, तो आपको एक शहर दिखेंगे, आपको क्या दिखेंगे, आपको ये पूरा शहर दिखेगा, अर्थात सभ्यता दिखेगी। ये कैसे बनी थी दोस्तों, ये ऐसे बनी थी। ये मान लीजिए सभ्यता, तो ये ऐसे बनी थी। कैसे बनी थी दोस्तों, ऐसे बनी थी सभ्यता, अर्थात बीच में जो ये जो चारों ओर से मिल रहे थे, बीच में एक सड़क मिल रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी सभ्यता थी, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थी सुव्यवस्थित जल निकासी। क्या थी दोस्तों, सुव्यवस्थित जल निकासी, अर्थात मैं आपको एक घर बताऊं, क्या दोस्तों, ये मान लीजिए ये घर है, क्या दोस्तों, ये मान लीजिए ये घर है, ये रोड जा रही है, क्या जा रही है, ये रोड जा रही है। तो किसी भी घर का जो दोस्तों, किसी भी घर की जो खिड़की थी, वो एक तो पहली बात तो रोड की तरफ नहीं थी। क्या दोस्तों, किसी भी घर की जो खिड़की थी वो रोड की तरफ नहीं थी। और यहाँ पे दोस्तों एक नाली थी। क्या थी दोस्तों, नाली थी। और नाली भी पता है दोस्तों कैसी थी, नाली भी जैसे आज के जमाने में क्या होती है, ढकी हुई होती है। क्या होती है, पूरी तरह से ढकी हुई थी, और उनके बीच में एक मैन होल था, जिनको आने के बाद सफाई कर देता था, अर्थात जिसको खोल देते थे और उससे सफाई कर देते थे। मतलब आज की जैसी नालियां होती थी, वेल सेटेड जैसी नालियां पहले थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद पक्की और अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता को इतना महान क्यों माना जाता है। इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता थी, इसलिए इसको सुव्यवस्थित, मतलब आज के जमाने की जैसी सभ्यता है, उस जमाने की ये सभ्यता पहले थी। और आज से 4500 साल पुरानी सभ्यता दोस्तों ऐसी हो तो इसको अच्छा तो माना ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको इंपोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद क्या दोस्तों, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ये मैंने आपको बताया। केवल लोथल नगर, जो वो लोथल शहर है दोस्तों, उसके घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, सिर्फ लोथल को छोड़ के। ये आप एक्सप्रेशन याद रखेंगे कि लोथल जो शहर है उसके दरवाजों को छोड़कर बाकी सब शहर के दरवाजे जो थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप याद रखेंगे शहर उच्च और निम्न वर्ग में वर्गीकृत था दोस्तों। क्या था, शहर उच्च और निम्न वर्ग में वर्गीकृत था। जैसे दोस्तों ये बना हुआ है, मान लीजिए ये शहर है, क्या दोस्तों, ये शहर है, तो नीचे कौन रहते थे, नीचे रहते थे निम्न वर्ग के लोग, ऊपर कौन रहते थे, ऊपर रहते थे उच्च वर्ग के लोग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये शहर बटा हुआ था। उसके बाद क्या था दोस्तों, उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। क्या दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। ठीक है दोस्तों, इसका स्मारक अपने स्नानागार देखा होगा जो बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको इतना याद है कि आपको ये सब याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों यहाँ की जो कृषि थी और पशुपालन ये कैसे थे। दोस्तों ये जो कृषि करते थे वो कैसे करते थे, तो दोस्तों ये सबसे पहले जो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये मिले हैं दोस्तों हमको कालीबंगा से। कहाँ से मिले, कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ, ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनकी जो प्रमुख फसल थी वो थी गेहूं और जौ। कौन सी थी दोस्तों, गेहूं और जौ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद था लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और रंगपुर से कहाँ के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अन्नानागार। अन्नानागार क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अन्न रखा जाता है। आप आज के टाइम पे क्या होता है, एफसीआई होते हैं ना, फूड कॉर्पोरेशन इन गोदाम जो होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, इसी तरह पहले एक अन्नानागार होता था। क्या होता है दोस्तों, अन्नानागार होता था। जो कहाँ से साक्ष्य मिले, इसके मोहनजोदड़ो के नगर से, जो है मोहनजोदड़ो का जो नगर है वहां से इसके साक्ष्य मिले हैं। और अन्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्या है दोस्तों, अन्नानागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके पशुपालन के बारे में जान लेते हैं। पशुपालन क्या था, बैल और भैंस थे। क्या थे दोस्तों, बैल और भैंस थे। ठीक है दोस्तों, घोड़े के प्रमाण सुतकोंगड़ दौर से मिलते हैं, कालीबंगा और लोथन से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, इस स्लाइड से आपको याद रखना है कि इनकी जो प्रमुख
फसल थी वो कौन सी थी दोस्तों, गेहूं और जौ थी। ठीक है दोस्तों, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, कालीबंगा से मिलते हैं। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्नानागार जो है कहाँ से प्राप्त हुआ, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या दोस्तों, अन्नानागार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनका पशुपालन क्या था, बैल और भैंस थे। क्या थे दोस्तों, बैल और भैंस थे। घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिले, सुतकोट से मिले, कालीबंगा से मिले और लोथल से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप इस क्लास को रिवाइज कीजिए, आज से पहले की जो क्लास है उनको भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, कल आपसे इसी सिंधु घाटी सभ्यता को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।